रघुनाथ मिश्रा ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से ज्यादा कुछ मांगा ही नहीं था। कानपुर के पास एक छोटे से कस्बे में सरकारी स्कूल के चपरासी थे। सुबह 7 बजे स्कूल की घंटी बजाना, मास्टरों के लिए चाय लाना, बच्चों की कॉपियां उठाना और छुट्टी के बाद कमरे बंद करना, बस यही उनकी दुनिया थी। लेकिन अपने बेटे संदीप के लिए उन्होंने हमेशा दुनिया बड़ी सोची थी। जब बाकी लोग कहते थे, मिश्रा जी लड़के को इंटर के बाद दुकान पर बैठा दो, आजकल पढ़ाई में क्या रखा है, तो वो बस मुस्कुरा कर कहते, हमारा संदीप बाबू बनेगा, हमसे बड़ा बनेगा। संदीप सच में तेज था। रघुनाथ ने उसकी कोचिंग के लिए अपनी जमा पूंजी तोड़ी, फिर पत्नी के गहने बेचे और आखिर में खेत का छोटा टुकड़ा भी बेच दिया। घर में दाल पतली होती गई, लेकिन संदीप की किताबें मोटी होती गईं। संदीप दिल्ली गया, पढ़ा, नौकरी लगी और जब पहली बार उसने फ़ोन पर कहा, बाबूजी बैंक में लग गया हूं, तो रघुनाथ ने उस दिन स्कूल के मंदिर में चुपचाप लड्डू चढ़ाए थे। उन्हें लगा था अब बुढ़ापा आराम से कटेगा, बेटा कमाएगा, बहू आएगी, घर में पोता खेलेगा और वो शाम को बरामदे में बैठकर चाय पीते हुए बस भगवान का नाम लेंगे। शुरुआत में सब ठीक भी था। संदीप शादी के बाद 2 बार गांव आया। बहू मीना ने पैर छुए, रघुनाथ ने खुश होकर 500 का नोट उसके हाथ में रख दिया। फिर संदीप बोला, बाबूजी अब आप अकेले क्यों रहेंगे, दिल्ली चलिए हमारे साथ। रघुनाथ ने पहले मना किया। बोले, बेटा ये घर तेरी अम्मा की आखिरी निशानी है, यहां से मन कैसे हटेगा। संदीप ने प्यार से समझाया, घर कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, आप बस हमारे साथ रहो। रघुनाथ मान गए। ताला लगाया, पड़ोसी श्यामलाल चाचा को चाबी दी और एक पुराने थैले में 2 जोड़ी कपड़े रखकर बेटे के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली का फ्लैट छोटा था, लेकिन रघुनाथ को शिकायत नहीं थी। वो सुबह जल्दी उठते, नल का पानी भर देते, दूध का पैकेट अंदर रख देते और छोटे से पूजा कोने में धीरे धीरे पाठ कर लेते। पर धीरे धीरे मीना के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। एक दिन रसोई में उसने संदीप से कहा, तुम्हारे बाबूजी को समझाओ, इतनी सुबह खटर पटर मत किया करे, बच्चे की नींद खुल जाती है। दूसरे दिन बोली, ये गांव वाली आदतें यहां नहीं चलती, हर चीज में तेल, अचार, पुराने डिब्बे, पूरा किचन खराब हो जाता है। संदीप पहले चुप रहता था, फिर उसने भी टोकना शुरू कर दिया, बाबूजी थोड़ा एडजस्ट करिए, ये कानपुर नहीं है, यहाँ सोसाइटी में लोग देखते हैं। रघुनाथ हर बात पर ठीक है बेटा कह देते। उन्हें लगता था नया घर है, नई जिंदगी है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन असली बात तब शुरू हुई जब संदीप ने एक शाम खाने की मेज पर कहा, बाबूजी कानपुर वाला घर बेच देते हैं, वहां खाली पड़ा है, पैसे से यहां बड़ा फ्लैट ले लेंगे, एरव बड़ा हो रहा है, उसे अपना कमरा चाहिए। रघुनाथ के हाथ रुक गए। उन्होंने धीमे से कहा, नहीं बेटा, वो घर मत बेच, तेरी अम्मा ने एक एक ईंट जुड़वाई थी, मेरे बाद जो करना हो कर लेना, पर मेरे जीते जी नहीं। संदीप का चेहरा कस गया। बाबूजी इमोशन से एमी नहीं भरती, आप समझते क्यों नहीं। उस रात घर में पहली बार आवाज ऊंची हुई। मीना ने भी साफ कहा, हम लोग कब तक पुराने घर की याद में इस छोटे फ्लैट में घुटते रहेंगे, जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है क्या। रघुनाथ चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कमरा क्या था, स्टोर रूम का आधा हिस्सा था, जिसमें एक फोल्डिंग खाट लगी थी। वहां बैठकर उन्होंने दीवार को देखा और पहली बार उन्हें लगा कि शायद वो अपने ही बेटे के घर में मेहमान भी नहीं, बोझ बन चुके हैं। जो लोग ऐसी कहानियां सुनते हैं वो कमेंट में जरूर बताना कि क्या माता पिता की यादों की भी कोई कीमत होती है, या आजकल सब कुछ सिर्फ प्रॉपर्टी रेट से तौला जाता है। रघुनाथ को तब ये सब शब्द नहीं आते थे। उन्हें बस इतना पता था कि जिस घर में उन्होंने अपने बच्चे को चलना सिखाया था, उसी घर की बात अब उनके बेटे को बेकार जमीन जैसी लग रही थी। कुछ दिन तक संदीप ने बात बंद रखी। घर में सिर्फ जरूरी आवाजें आती, चाय रखती है, दवा खा ली, दरवाजा बंद कर देना। फिर एक रात संदीप देर से लौटा। शायद ऑफिस में भी कुछ तनाव था। आते ही उसने बैग सोफे पर फेंका और बोला, बाबूजी आखिरी बार पूछ रहा हूं, घर बेचने के पेपर पर साइन कर दीजिए। रघुनाथ ने सिर उठाकर कहा, मैं तेरे लिए सब बेच चुका हूं बेटा, बस ये एक चीज रहने दे। संदीप हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी बहुत कड़वी थी। सब बेच चुके हैं, ये एहसान रोज सुनना पड़ेगा क्या। मैंने भी मेहनत की है, नौकरी मैं करता हूं, किराया, फीस, खर्चा मैं देता हूं,
आप बस अतीत पकड़ कर बैठे हैं। रघुनाथ ने पहली बार थोड़ा कड़ा होकर कहा, मैं अतीत नहीं पकड़ रहा, अपनी मर चुकी औरत की याद बचा रहा हूं। मीणा कमरे से बाहर आ गई, बोली, बस कीजिए बाबूजी, हर बात में ड्रामा अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर रघुनाथ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने आंसू गिरने नहीं दिए। संदीप ने अलमारी से उनका पुराना थैला निकाला, उसमें कपड़े ठूंसे और दरवाजे के पास रख दिया। आपको अगर इतना ही अपना घर प्यारा है तो जाइए, वहीं रहिए, यहां रोज का तमाशा नहीं चलेगा। कुछ सेकंड के लिए पूरा फ्लैट शांत हो गया। आरव सीढ़ियों के पास खड़ा सब देख रहा था। रघुनाथ ने उसे देखा, फिर संदीप को देखा। उन्होंने बस इतना पूछा, सच में निकाल रहा है बेटा? संदीप ने नजर फेर ली। बाबूजी, प्लीज सीन मत बनाइए। ये शब्द रघुनाथ के सीने में ऐसे लगे जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया हो। उन्होंने थैला उठाया, अपनी दवाइयों की छोटी पोटली जेब में रखी और बिना एक भी गाली दिए बाहर निकल गए। नीचे गली में रात की चाय वाली दुकान बंद हो रही थी। सोसाइटी के गार्ड ने पूछा, बाबूजी, इतनी रात को? रघुनाथ ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, बस बेटा, घर जा रहा हूं। लेकिन सच ये था कि जिस घर से वो निकले थे वो अब उनका रहा नहीं, और जिस घर में वो लौट रहे थे उसकी चाबी भी उनके पास नहीं थी। ऊपर बालकनी में संदीप खड़ा था, पर उसने आवाज नहीं दी। और उसी रात एक छोटा बच्चा, आरव, ये सीख गया कि बूढ़े माता पिता को घर से निकाला जा सकता है अगर वो आपकी सुविधा में फिट न बैठे। सुबह होते होते रघुनाथ कानपुर पहुंच गए थे। रात भर ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठे रहे, लेकिन नींद 1 मिनट की भी नहीं आई। स्टेशन से बाहर निकले तो शहर वही था, पर उनके अंदर कुछ बदल चुका था। जिस घर की चाबी उन्होंने श्यामलाल चाचा को दी थी, उसी घर के बाहर जाकर वो काफी देर तक खड़े रहे। दरवाजा खुला तो धूल की गंध आई। आंगन में सूखे पत्ते पड़े थे, दीवारों पर पुरानी सीलन थी। लेकिन रघुनाथ को लगा जैसे उनकी पत्नी अभी भी रसोई से आवाज देगी, चाय चढ़ा दी है, हाथ मुंह धो लो। वो वहीं चौखट पर बैठ गए और पहली बार बिना आवाज रोए। श्यामलाल चाचा ने जब देखा तो समझ गए कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस बोले, मिश्रा, अंदर चल, पहले पानी पी। रघुनाथ ने पानी पिया, फिर धीमे से कहा, बेटा बड़ा आदमी बन गया श्यामलाल, अब उसके घर में मेरे लिए जगह छोटी पड़ गई। श्यामलाल चाचा गुस्से से बोले, अरे तो बुलाते क्यों नहीं हमें? जाते, कान पकड़कर खींच लाते उस नालायक को। रघुनाथ ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं, बच्चे की बेइज्जती बाप के मुंह से अच्छी नहीं लगती। कानपुर में दिन धीरे धीरे कटने लगे। सुबह मंदिर जाते, दोपहर में घर की सफाई करते, शाम को दरवाजे पर बैठकर लोगों को आते जाते देखते। मोहल्ले वाले पूछते, बेटे के पास से आ गए? तो वो बस कह देते, हाँ, वहां काम ज्यादा था, यहां घर भी देखना था। उन्होंने किसी के सामने संदीप की बुराई नहीं की, पर अंदर ही अंदर वो रोज टूटते थे। दवा खत्म हो जाती तो आधी गोली खाकर काम चलाते। पेंशन बहुत छोटी थी, फिर भी किसी से हाथ नहीं फैलाया। मंदिर के पुजारी कभी प्रसाद दे देते, श्यामलाल चाचा कभी सब्जी भिजवा देते, और रघुनाथ हर बार कहते, उधार लिख लो। सबको पता था कि यह उधार कभी चुकना नहीं है, फिर भी कोई उन्हें शर्मिंदा नहीं करता था। उधर दिल्ली में संदीप की जिंदगी बाहर से चमकदार दिखने लगी। उसने कानपुर वाले घर को बेचने की कोशिश फिर शुरू कर दी। सीधा साइन नहीं मिला तो रिश्तेदारों को लगाया। कोई फोन करके रघुनाथ को समझाता, भैया लड़के की तरक्की में अड़ंगा मत लगाइए। कोई कहता, आजकल पुराना मकान रखकर क्या फायदा? रघुनाथ हर बार एक ही जवाब देते, मेरे जीते जी नहीं। लेकिन संदीप भी जिद में था। उसने पुराने कागज निकाले, दलालों से बात की और ऐसी चाल चली कि रघुनाथ को पता भी देर से चला। घर के हिस्से, पुराने खसरे, परिवार की सहमति, सबको घुमाकर उसने आधे से ज्यादा अधिकार अपने नाम दिखवा दिए। कानून की भाषा रघुनाथ नहीं समझते थे। उन्हें बस इतना समझ आया कि जिस चीज को वो याद समझ रहे थे, दुनिया उसे कागज समझ रही थी। जब बिकवाली का दबाव बहुत बढ़ा तो श्यामलाल चाचा रघुनाथ को तहसील ले गए। वहां धक्के खाकर, बाबुओं के कमरे के बाहर बैठकर उन्हें पता चला कि संदीप ने बात काफी आगे बढ़ा दी है। रघुनाथ ने उस दिन घर लौटकर पहली बार भगवान से शिकायत की। बोले, मैंने इसे पढ़ाया इसीलिए था कि ये मुझे कागज में हरा दे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ हिस्सा बच गया, कुछ कमरे किसी तरह रुक गए। संदीप को पूरा घर नहीं मिला, लेकिन जितना मिला उससे उसने दिल्ली में बड़ा फ्लैट बुक कर दिया।
कार भी ले ली। सोसाइटी में लोग कहते संदीप जी ने खूब तरक्की की है, और संदीप मुस्कुराकर कहता मेहनत की है भाई, ऐसे थोड़ी मिलता है। आरव अब बड़ा हो रहा था, अच्छे स्कूल में पढ़ता था, अंग्रेजी में बात करता था, मोबाइल पर गेम खेलता था और घर की हर बात चुपचाप देखता था। उसने अपने पिता को फोन पर दादाजी के बारे में झुंझलाते सुना था। उसने अपनी माँ को कहते सुना था बुढ़ापे में लोग इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उसने अपने पिता को दोस्तों के सामने हंसकर कहते भी सुना था मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, लाइफ में बैगेज नहीं रखना चाहिए। उस बच्चे ने ये शब्द याद रख लिए। बच्चों को हम जो भाषण देते हैं वो उतना नहीं सीखते, वो सीखते हैं कि हम कमज़ोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर ये कहानी आपके घर की किसी सच्चाई को छू रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी बातें मनोरंजन से ज़्यादा आईना होती हैं। संदीप को लगा था कि वो आरव को स्मार्ट बना रहा है। वो कहता बेटा, दुनिया में इमोशनल लोग पिस जाते हैं, अपने फ़ायदे का सोचना सीखो। आरव सिर हिला देता। संदीप खुश होता कि बेटा समझदार बन रहा है। उसे ये नहीं दिखा कि वही समझदारी एक दिन उसके दरवाजे पर भी खड़ी होगी। साल बीतते गए। रघुनाथ का संदीप से रिश्ता बाइजा सिर्फ त्योहार वाले एक सूखे फोन तक रह गया। दिवाली पर संदीप फोन करता प्रणाम बाबूजी, कैसे हैं? रघुनाथ कहते ठीक हूं बेटा, खुश रहो। फिर 2 मिनट की चुप्पी, फिर फोन कट। आरव कभी कभी पीछे से हैप्पी दिवाली दादाजी बोल देता, लेकिन उसमें अपनापन नहीं होता, बस आदत होती। रघुनाथ हर बार फोन रखने के बाद वही पुरानी डायरी खोलते जिसमें संदीप की बचपन की फीस की रसीदें रखी थीं। कभी 5 रुपये की कॉपी, कभी 50 रुपये की कोचिंग, कभी दिल्ली जाने का टिकट। वो रसीदें देखकर उन्हें समझ नहीं आता था कि गलती कहाँ हुई, ज्यादा प्यार दिया या गलत इंसान पर भरोसा किया। दिल्ली में आरव कॉलेज गया, फिर नौकरी के लिए गुरुग्राम चला गया। पैकेज अच्छा था। संदीप और मीना गर्व से लोगों को बताते हमारा बेटा मल्टीनेशनल में है। लेकिन आरव अब घर कम आता था, कॉल भी छोटे होते थे। संदीप कहता बेटा रविवार को आ जाया कर। आरव जवाब देता डैड बहुत वर्कलोड है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो। संदीप को यह शब्द चुभता था, पर वो समझ नहीं पाता था क्यों। मीना कहती आजकल के बच्चे बिजी रहते हैं। संदीप खुद को समझा लेता। उसे लगता था पैसा और स्टेटस सब संभाल लेंगे। फिर अचानक बैंक में रीस्ट्रक्चरिंग हुई। उम्र, सैलरी और परफॉर्मेंस के नाम पर कई लोगों को निकाल दिया गया, और संदीप भी उनमें था। पहले उसने बात छुपाई। सुबह वैसे ही शर्ट पहनकर निकलता, दिन भर इधर उधर बैठता, शाम को लौट आता। लेकिन ईएमआई, मेंटेनेंस, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, सबकी तारीख छुपाने से नहीं रुकती। कुछ महीनों में जमा पैसा घुलने लगा। मीना की तबीयत भी बार बार खराब रहने लगी। संदीप ने पहली बार डर को अपने कमरे में बैठा देखा। आखिर उसने आरव को फोन किया। आवाज में वही भरोसा लाने की कोशिश की जो कभी रघुनाथ की आवाज में था। बेटा थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है, कुछ महीनों के लिए मदद कर दे। तू कहे तो हम तेरे पास भी आ सकते हैं। फोन के उस तरफ थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर आरव बोला डैड ऑनेस्टली आई हैव माई ओन लाइफ। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा थोड़ा, बट यू नीड टू मैनेज योरसेल्फ। एवरी अडल्ट शुड मैनेज हिमसेल्फ। संदीप के हाथ से फोन लगभग छूट गया। ये वाक्य नया नहीं था, यही बात उसने कभी रघुनाथ से कही थी, बस भाषा थोड़ी बदल गई थी। मीना ने पूछा क्या बोला आरव? संदीप ने जवाब नहीं दिया। वो सोफे पर बैठ गया और खाली दीवार देखने लगा। उसके कानों में अपनी ही पुरानी आवाज गूंज रही थी, सीन मत बनाइए बाबूजी, इमोशन से एमी नहीं भरती, यहां रोज का तमाशा नहीं चलेगा। उस रात ने संदीप पहली बार समझा कि बच्चे सिर्फ संपत्ति के वारिस नहीं होते, वो हमारे व्यवहार के भी वारिस होते हैं। और आरव को उसने जो विरासत दी थी उसमें दया बहुत कम और हिसाब बहुत ज्यादा था। संदीप ने उस दिन के बाद कई रातें बिना नींद के काटी। पहले उसे लगता था कि जिंदगी में सबसे बड़ा डर नौकरी खोना होता है। फिर उसे समझ आया कि असली डर तब शुरू होता है जब घर में रहने वाले लोग भी तुम्हें खर्चे की लाइन में लिखने लगे। मीना पहले तो आरव की तरफदारी करती रही, कहती बच्चा नया नया सेटल हुआ है, उस पर भी प्रेशर होगा। लेकिन जब बिजली का बिल, सोसाइटी मेंटेनेंस और दवाइयों की पर्चियां एक साथ मेज पर जमा होने लगीं तो उसकी आवाज भी धीमी पड़ गई। संदीप रोज किसी पुराने जानकार को फोन लगाता, रेज्यूम भेजता, इंटरव्यू देता, और हर जगह से एक ही जवाब आता हम आपको अपडेट करेंगे। ये अपडेट कभी नहीं आता था।
एक दोपहर आरव अचानक घर आया। संदीप को लगा शायद बेटे को अपनी गलती समझ आ गई है। उसने जल्दी से चाय बनवाई। मीना ने भी चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान खींच ली। आरव ने चाय को हाथ तक नहीं लगाया। उसने लैपटॉप खोला, कुछ पेपर्स निकाले और बोला, डैड, हमें प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। ये फ्लैट बहुत महंगा है, आप लोग इसे मेंटेन नहीं कर पा रहे। संदीप ने हैरानी से पूछा, मतलब? आरव ने सीधी आवाज में कहा, फ्लैट बेच देते हैं, वैसे भी रजिस्ट्रेशन में मेरा हिस्सा है। टैक्स प्लानिंग के टाइम आपने खुद कहा था कि फैमिली एसेट है, अब फैमिली एसेट को यूज करना पड़ेगा। संदीप के मुंह से निकला, ये घर मैंने बनाया है। आरव ने तुरंत जवाब दिया, और मेरे भविष्य के लिए आपने बनाया था, राइट? अब मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूं। कमरे में ऐसी चुप्पी छा गई जैसे किसी ने हवा बंद कर दी हो। संदीप को अचानक कानपुर वाला पुराना कमरा याद आया, जहां उसके पिता ने कहा था, ये घर तेरी अम्मा की आखिरी निशानी है। उस वक्त उसने उस वाक्य को भावुकता समझकर काट दिया था। आज वही बात उसके गले में अटक गई। मीना ने रोते हुए कहा, बेटा हम जाएंगे कहाँ? आरव ने बिना आंख उठाए कहा, मैं कुछ पैसे दे दूंगा, किसी छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, एनसीआर में बहुत ऑप्शंस हैं, बस थोड़ा लाइफस्टाइल एडजस्ट करना होगा। संदीप ने पहली बार बेटे की आंखों में अपने ही चेहरे की परछाई देखी। वही ठंडापन, वही हिसाब, वही ये विश्वास कि कमजोर आदमी को जगह नहीं, सलाह चाहिए। कुछ ही हफ्तों में बात आगे बढ़ गई। आरव ने ब्रोकर बुलाए, पेपर्स तैयार हुए, बायर्स आने लगे। जिस ड्राइंग रूम में कभी संदीप अपने प्रमोशन की मिठाई बांटता था, वहीं अजनबी लोग दीवार थपथपाकर पूछ रहे थे, सीपेज तो नहीं है ना? संदीप को हर सवाल चाकू जैसा नहीं, आईने जैसा लगता था। कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा था। सारे कागज साफ थे, और यही बात सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी, क्योंकि उसके पास चिल्लाने का भी कोई मजबूत कारण नहीं था। उसने खुद अपनी सुविधा के लिए बेटे का नाम प्रॉपर्टी में जोड़ा था, जैसे उसने कभी अपने पिता की अनपढ़ी और भरोसेमंद हालत का फायदा उठाया था। जिस दिन शिफ्टिंग थी, सोसाइटी के नीचे छोटा सा तमाशा बन गया। मूवर्स सामान उतार रहे थे। मीना एक कोने में चुप बैठी थी। संदीप हाथ में सूटकेस पकड़े खड़ा था। वही दृश्य, बस उम्र बदल गई थी। तभी सामने वाली बिल्डिंग के एक बुजुर्ग आदमी ने उसे गौर से देखा और पास आकर बोले, तुम संदीप मिश्रा हो ना, कानपुर वाले रघुनाथ मिश्रा के बेटे? संदीप ने घबराकर सिर हिलाया। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और आसपास खड़े लोगों से कह दिया, अरे इन्हीं के बाबूजी को मैंने बरसों पहले रात में अकेले स्टेशन पर बैठे देखा था। बूढ़ा आदमी अपना घर बचाना चाहता था और बेटा दिल्ली में बड़ा फ्लैट चाहता था। किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, लेकिन लोगों की नजरें काफी थीं। संदीप को लगा जैसे पूरी सोसाइटी ने उसके कपड़े नहीं, उसका अतीत देख लिया हो। आरव कार के पास खड़ा था। उसने ये बात सुनी, मगर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं आया। उसने बस कहा, डैड प्लीज जल्दी करो, मुझे मीटिंग है। यही सुनकर संदीप अंदर से बिल्कुल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि यह सजा किसी अदालत ने नहीं दी थी। यह फैसला उसके अपने घर में सालों से लिखा जा रहा था। उसने आरव को कभी दया की भाषा सिखाई ही नहीं थी, फिर आज वो उससे दया मांग कैसे सकता था? उस रात संदीप और मीना एक सस्ते लॉज के कमरे में बैठे रहे। पंखा आवाज कर रहा था, दीवार पर पुराना पेंट उखड़ा था, और संदीप के सामने चाय का पेपर कप ठंडा हो चुका था। मीना ने पहली बार धीमे से कहा, हमने बाबूजी के साथ बहुत गलत किया था, है ना? संदीप ने सिर झुका लिया। जवाब देने में देर लगी, क्योंकि अब बहाने खत्म हो चुके थे। उसने बस इतना कहा, गलत नहीं मीना, पाप किया था। वो आदमी हमसे घर नहीं मांग रहा था, बस अपने हिस्से की इज्जत मांग रहा था। मीना रोने लगी, लेकिन संदीप की आंखों में आंसू नहीं थे। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनमें आदमी पहले पत्थर हो जाता है, फिर टूटता है। अगली सुबह संदीप अकेला कानपुर की बस में बैठा। रास्ते भर उसे अपने पिता के पुराने हाथ याद आते रहे। वही हाथ जो उसकी स्कूल फीस भरते वक्त कांपते थे, वही हाथ जो स्टेशन पर उसके लिए पूड़ी सब्जी बांधते थे, वही हाथ जिनमें उसने एक रात थैला पकड़ा दिया था। कानपुर पहुंचकर वह सीधे पुराने मोहल्ले गया। गली छोटी लग रही थी, घर और भी बूढ़ा हो गया था। दरवाजे पर श्यामलाल चाचा बैठे थे। उन्होंने संदीप को देखते ही पहचान लिया, पर उठे नहीं, बस बोले, अब किस कागज पर साइन चाहिए? संदीप ने नजर नीचे कर ली। चाचा, बाबूजी हैं? श्यामलाल चाचा ने अंदर इशारा किया, हैं, भगवान की दया से अभी हैं, लेकिन जो बेटा बरसों पहले मर गया था ना,
उसे वो आज भी ढूंढते रहते हैं। संदीप अंदर गया। रघुनाथ खाट पर बैठे थे। शरीर कमजोर हो चुका था, चेहरा और सूख गया था, मगर आंखें वही थीं। उन्होंने संदीप को देखा, फिर कुछ पल चुप रहे। संदीप उनके पैरों के पास बैठ गया। शब्द गले में फंस रहे थे। उसने कहा, बाबूजी, मैं हार गया। रघुनाथ ने धीरे से पूछा, किससे? संदीप ने कांपती आवाज में कहा, अपने ही बेटे से, और उससे भी ज्यादा अपने किए से। उसने पहली बार बिना बचाव, बिना बहाना सब बताया। कैसे नौकरी गई, कैसे फ्लैट बिक गया, कैसे आरव ने वही भाषा बोल दी जो उसने कभी अपने पिता से बोली थी। बोलते बोलते वो चुप हो गया और बोला, आप चाहें तो मुझे माफ मत करना, मैं उसके लायक नहीं हूं। बस एक बार कह दीजिए कि मैं आपका बेटा था। रघुनाथ ने तुरंत माफ नहीं किया। उन्होंने कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोला, बस खाट के पास रखी थाली उसकी तरफ सरका दी। उसमें सूखी रोटी और ओमुस्तमी आलू की सब्जी थी। बोले, पहले खा ले, खाली पेट पछतावा भी नाटक लगता है। संदीप ने रोटी तोड़ी लेकिन निगल नहीं पाया। रघुनाथ ने कहा, जब तू छोटा था ना, रोटी का आखिरी टुकड़ा भी तेरी थाली में डाल देता था। मुझे लगता था मेरा बेटा भूखा न रहे, पर मैंने ये नहीं सिखाया कि किसी और को भूखा मत रखना। शायद मेरी भी गलती रही। संदीप रो पड़ा। नहीं बाबूजी, गलती मेरी थी। आपने प्यार दिया, मैंने उसे अधिकार समझ लिया। आपने त्याग किया, मैंने उसे कमजोरी समझ लिया। अगले कुछ दिन आसान नहीं थे। रघुनाथ ने संदीप को गले लगाकर सब खत्म नहीं कर दिया। भरोसा किसी स्विच की तरह वापस नहीं आता। संदीप ने पुराने घर की मरम्मत शुरू की, पर इस बार बेचने के लिए नहीं, रहने लायक बनाने के लिए। वह सुबह दवा लाता, शाम को बाबूजी को मंदिर तक छोड़ता और मोहल्ले वालों की तिरछी नजरें चुपचाप सहता। कोई कह देता, अब याद आए बाप, तो वो जवाब नहीं देता। उसे पता था कुछ ताने सजा नहीं, सफाई होते हैं। मीना भी कुछ हफ्तों बाद कानपुर आ गई। उसने रघुनाथ के पैर छुए, मगर रघुनाथ ने सिर्फ इतना कहा, घर में रहना है तो घर जैसा मन रखना पड़ेगा, मकान में तो कोई भी रह लेता है। मीना ने सिर झुका लिया। आरव ने 2 महीने बाद फोन किया। उसकी आवाज पहले जैसी ही तेज थी। डैड, आप लोग कानपुर शिफ्ट हो गए? अच्छा है, कॉस्ट कम रहेगा। संदीप ने पहली बार शांत होकर कहा, हाँ बेटा, कॉस्ट कम है, लेकिन यहाँ हिसाब थोड़ा अलग चलता है। यहाँ बूढ़े आदमी को बैगेज नहीं बोलते। फोन के उस तरफ चुप्पी हो गई। आरव ने बात बदल दी, पर संदीप ने कोई शिकायत नहीं की। उसे अब समझ आ गया था कि बेटे को बदलने से पहले उसे अपने भीतर का पिता बदलना होगा। उसने सिर्फ इतना कहा, जब कभी समझ आए घर आ जाना, दरवाज़ा खुला रहेगा। लेकिन याद रखना, यहाँ इंसान को उसके फायदे से नहीं तौला जाएगा। महीने बीतते गए। मोहल्ले में धीरे धीरे लोगों ने देखा कि संदीप सच में बदल रहा है। वह अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाता, पेंशन के कागज ठीक करवाता, मंदिर की दान पेटी में चुपचाप नहीं, खुले मन से मदद करता। एक दिन श्यामलाल चाचा ने हंसकर कहा, मिश्रा, तेरा बेटा शायद वापस आदमी बन रहा है। रघुनाथ ने दूर बैठे संदीप को देखा और बस इतना बोले, बेटा बनने में समय लगता है चाचा, पैदा तो बच्चा होता है, बेटा बाद में बनता है। कहानी का अंत किसी बड़े बदले से नहीं हुआ। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कोई अदालत का तमाशा नहीं। बदला सच ने लिया, कर्म ने लिया, उसी भाषा ने लिया जो संदीप ने अपने बेटे को सिखाई थी। रघुनाथ ने अपनी आखिरी उम्र अपने ही घर में काटी, लेकिन इस बार दरवाजे पर ताला नहीं, भीतर पश्चाताप और सेवा खड़ी थी। संदीप अमीर नहीं रहा, पर शायद पहली बार इंसान बना। और आरव, वो अपनी दुनिया में आगे बढ़ता रहा। हो सकता है एक दिन उसे भी समझ आए कि पैसा घर खरीद सकता है, पर घर का दरवाजा सिर्फ रिश्ते खोलते हैं। अगर इस कहानी ने दिल को छुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि माता पिता की इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है या प्रॉपर्टी का हिसाब। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली कहानी के लिए वापस ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, किसी न किसी के घर का सच बनकर सामने रखी जाती है।